हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर नंबर 3। और आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो बता दीजिए ओके लिखिए और फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फिनिश करने के बाद बेटा आपको देखेंगे क्या कराना है हमने, और चैप्टर को स्टार्ट करें कुछ क्वेश्चन जो हमने लास्ट टॉपिक किया उससे। तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ओके थम्स अप, जो आपको बनाना जल्दी करो और स्टार्ट करें बेटा। और आज एक एक्स्ट्रा क्लास भी आपकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ओके लिखो, स्टार्ट करें लेक्चर जल्दी बेटा, फास्ट जल्दी फास्ट। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ठीक है ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। और आज आपका रिवीजन भी स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, सारा कराया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आज रिवाइज कर दूंगा अगर कुछ टाइम बचता है तो, ठीक है। धीरे धीरे सारा कराऊंगा बेटा, चिंता मत करो, छोड़ूंगा नहीं, ज्यादा समय दूंगा आपको, समय दिया जाएगा पूरा। पूरे क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, आपको जैसे कि हमने कहा था कुछ क्वेश्चन भी कराने चाहिए। तो मैं चाह रहा था इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। फ्लॉक प्रोड्यूस इन कौन से टैंक में हमारे पास फ्लॉक बनता है? फ्लॉक जो है वो कौन से टैंक में बन रहा है ना? प्रोड्यूस इन डैश टैंक ऑफ एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जल्दी बता दो बेटा, हाँ जल्दी करो जल्दी। फ्लॉक कौन से टैंक में बनता है? एरेशन टैंक में दिया जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। फ्लॉक हमारे पास बेटा एरेशन टैंक में बन रहा है। किसमें बन रहा है? एरेशन टैंक में, है ना? एरेशन टैंक में बनेगा। और अगर फ्लॉक सेटल्ड कहते हैं आपको कि सेटल्ड कहां होगा तो वो फिर सेटलिंग टैंक लेते हैं। और अगर आपको लिखा रहता है एक्टिवेटेड स्लज कहां बनेगा तो एक्टिवेटेड स्लज सेटलिंग टैंक में बनेगा। हो जाएगा बी, ठीक है। अगला सवाल, हाँ बी के बाद अगला सवाल जल्दी कर लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन करने। माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन, माइक्रोब्स हमारे पास किस किस टैंक में इन्वॉल्व है? सेटलिंग टैंक में, एरेशन टैंक में, है ना? यहाँ पे बी और सी लिख रहे हैं। या एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, कहां पर हमारे पास बैक्टीरिया या फंजाई इन्वॉल्व होते हैं? तो आपको पता है एक तो एरेशन टैंक में एरोबिक माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में मेरे पास कौन इन्वॉल्व होता है? एनारोबिक माइक्रोब्स, एनारोबिक माइक्रोब्स। और आपको पता है ये गैस कौन कौन सी बनाते हैं? ये H2S बनाते थे, CO2 बनाते थे और मीथेन बनाते थे, ठीक है। तो इसलिए आंसर आ जाएगा डी। कर लेंगे, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है क्लियर। अब आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिवेटेड स्लज किसमें बना था? एक्टिवेटेड स्लज किसमें बना था बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन, एक्टिवेटेड स्लज, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी फास्ट। एक्टिवेटेड स्लज किसमें बना था? जल्दी करो जल्दी बताओ। एक्टिवेटेड स्लज किसमें बना था? सेटलिंग टैंक में, एरेशन टैंक में, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, किसमें बना था? जिसमें सेटल हुआ था। ए आएगा आंसर, ए। सेटलिंग टैंक में एक्टिवेटेड स्लज बनता है जिसको एज अ इनोकुलम हम किसमें भेजते हैं? थोड़ा सा मैं उसको एरिएशन टैंक में भेजता हूं। बाकी मैं एक्टिवेटेड स्लज को कहां भेजता हूं? यहां पर, और उसका एनारोबिक डाइजेशन होता है। क्लियर है? सही, आ जाओ अगला आ जाओ। बीओडी लेवल इज हाईएस्ट, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा बीओडी लेवल होगा? सबसे ज्यादा बीओडी लेवल होगा। जब भी क्वेश्चन आता है बीओडी लेवल का, आप पोल्यूशन देखो किसमें सबसे ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछा जाए बीओडी लेवल हाईएस्ट किसमें है, प्राइमरी इफ्लुएंट में, सेकेंडरी इफ्लुएंट में, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर या टर्शियरी ट्रीटमेंट? बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी। क्लियर, आ जाओ जल्दी। क्या आएगा? प्राइमरी इफ्लुएंट, क्योंकि प्राइमरी इफ्लुएंट में अभी बेटा कोई खास प्रोसेस नहीं हुआ, दो ही हुए थे। एक हुआ था सेडिमेंटेशन और एक हमारे पास क्या हुआ था? सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन, दो ही चीज हुई थी यहाँ पर। तो अभी तो वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट तो उतना ही है ना। यहाँ पर तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन ही हुई थी। तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट है ना, उसमें मेरे पास अभी ऑर्गेनिक वेस्ट काफी सारा है। ऑर्गेनिक वेस्ट काफी सारा प्राइमरी इफ्लुएंट लिखा बेटा मैंने। तो प्राइमरी इफ्लुएंट पे हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट खूब सारा है, तो हमने क्या लिख दिया? प्राइमरी इफ्लुएंट लिख दिया, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा वेस्ट है, तो प्राइमरी इफ्लुएंट में क्या है? बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट उसके बराबर होगा। इसलिए आंसर क्या आएगा बेटा मेरे पास? प्राइमरी इफ्लुएंट आएगा। क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही, सही है। सेकेंडरी इफ्लुएंट में बीओडी लो होगा क्योंकि इसमें वेस्ट टूट चुका है, यहाँ लो होगा बीओडी, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। CO2 प्रोड्यूस इन प्रोसेस, CO2 किस प्रोसेस में बनता है? क्या ब्रेड मेकिंग में CO2 बनता है? आप ध्यान रखें, जब भी CO2 का क्वेश्चन आएगा तो आप फर्मेंटेशन समझो, मेरे पास बनता है इसमें, फर्मेंटेशन में CO2 बनता है, बिल्कुल सही। तो ये दोनों प्रोसेस ब्रेड और इथेनॉल मेकिंग फर्मेंटेशन से रिलेटेड कर लेते हैं, ईस्ट करेगा। एसटीपी में मैंने CO2 बनाया, क्या CO2 कहां बनाया था? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। आपको समझ आ रहा है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में मैंने CO2 बनाया था, ब्रेड मेकिंग में भी होल रह जाते हैं। तो आंसर इसलिए क्या आ जाएगा? डी। क्लियर है? डी आंसर आएगा, सही, बहुत बढ़िया, पढ़ के आए हो, शाबाश। अगला आ जाओ। सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन किस टैंक में होती है? कहां पर होती है? कौन से ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन कहां होती है? इससे मुश्किल नहीं आएगा। सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन कहां होती है? जल्दी करो फास्ट, कुछ क्वेश्चंस करें ताकि आगे बढ़े। जल्दी करो जल्दी, फास्ट फास्ट करो। सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन कहां होती है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में, ठीक है, क्लियर, प्राइमरी ट्रीटमेंट। आ जाओ। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट किससे मिलता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट किससे मिलता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। और साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिला? ट्राइकोडर्मा से। हो जाएगा? ट्राइकोडर्मा ने साइक्लोस्पोरिन ए बनाया जिसे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कहते हैं, ट्राइकोडर्मा। क्लियर? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या आएगा बेटा? देख लो, ट्राइकोडर्मा आ जाएगा। मोनस्कस स्टैटिन बनाता था ना, याद आया? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास नीट में। क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर कौन है बेटा? कौन है क्लॉट बस्टर? स्ट्रेप्टोकाइनेस, मायोकार्डियल इंफेक्शन बचाता है। तो क्या आ जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। क्लॉट बस्टर के लिए क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आ गया समझ? कर लोगे ना अब? चले आगे पढ़े, चले आगे बेटा, सी आ जाएगा ना, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम मिलता है इससे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं बेटा फटाफट से। अब मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं? मैं आपको बायोगैस प्लांट पढ़ा रहा हूं। आपने बचपन से बायोगैस प्लांट के बारे में काफी कुछ सुना हुआ है और आपको उसके बारे में क्या पता होना चाहिए ये हमें समझना है। सबसे पहले मैं बायोगैस प्लांट के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं, क्या होता है ये देखो, मेरी बात सुनो। बायोगैस प्लांट एक टेक्नोलॉजी के फॉर्म में माना जाता है। पहले सुन लो ध्यान से, एकदम चैट रोककर ध्यान से सुनो। सारे आंसर्स आपने कर लिए। अब हम यहां से बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट करके मैं आपको कुछ बेसिक्स देखता हूं, उसके पढ़ा दूंगा आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। तो प्लीज फोकस करके ध्यान से मेरी सारी बात सुनो अभी, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर बात करेंगे आगे। पर आज रिवीजन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का है, ध्यान रखना अपना, उसके हिसाब से अपना स्टार्ट करेंगे क्लास को। जिसके बाद वाली सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना हुआ है बायोगैस प्लांट।
बायोगैस प्लांट आपकी एनसीईआरटी ने क्या क्या पॉइंट लिखे हैं? बायोगैस प्लांट एक अल्टरनेट सोर्स है फ्यूल का, जिसको हम दो जगह यूज करते हैं गांव में। एक यूज करते हैं हम लाइटनिंग के लिए, लाइटनिंग मतलब स्ट्रीट में लाइटनिंग के लिए, दूसरा कुकिंग के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बायोगैस का मेन यूज क्या है, पहला है लाइटनिंग और दूसरा है कुकिंग के लिए। ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप करी थी? आईएआरआई। ये सारी चीजें बताऊंगा। आईएआरआई क्या है बेटा? आईएआरआई है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा में है ये, दिल्ली में। और खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने बायोगैस प्लांट की टेक्निक को डेवलप किया। तो बायोगैस प्लांट ज्यादातर विलेज में मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में जो वेस्ट है, जिसे हम कहते हैं गोबर, है ना, एक तरीके का एक्सक्रीटा अवेलेबल होता है। बायोगैस का क्या फायदा है लाइटनिंग और कुकिंग के लिए? बायोगैस प्लांट की टेक्नोलॉजी किसने डेवलप करी है? आईएआरआई और केवीआईसी। आईआरआई इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और केवीआईसी खादी 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 एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, है ना, केवीआईसी कहते हैं उसे, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था। अब सुन लो पहले, सबसे पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूं, देखो। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि टाइप ऑफ गैस डिपेंड ऑन प्रोसेस। सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है कि बायोगैस प्लांट को समझने से पहले आप ये समझो कि कौन सी गैस बनती है, ये डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? प्रोसेस के ऊपर। समझो ध्यान से, क्लियर? प्रोसेस के ऊपर एंड सबस्ट्रेट के ऊपर। क्या मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। अगर मैं फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज करूंगा, अगर मैं फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज करता हूं, फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज करता हूं, तो मेरे पास मेजर गैस जो बनती है, मेजर गैस क्या होती है? CO2 होती है। आप समझो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि जो गैस बनती है, कौन सी बनती है, कि किस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हो और उसको कौन सा सबस्ट्रेट, मतलब किसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, किस पर वो प्रोसेस यूज हो रहा है। तो सबसे पहले मान लो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, उसमें मेजर गैस हमारे पास क्या है? CO2 है। दूसरा मेरे पास, सेकंड सुनना ध्यान से बेटा, फर्स्ट हो गया फर्मेंटेशन प्रोसेस, दूसरा मेरे पास क्या होगा? अगर मैं एनएरोबिक डाइजेशन की बात करता हूं, एनएरोबिक डाइजेशन करता हूं, किसका किसका बेटा? एनएरोबिक डाइजेशन करता हूं किसका? फर्स्ट सेलुलोजिक मटेरियल का, मतलब जो सेलुलोज हो, है ना। और मैं उसमें क्या यूज करूंगा? माइक्रोब में क्या यूज करूंगा? माइक्रोब यूज करूंगा मिथेनोजन। माइक्रोब क्या यूज करूंगा? मिथेनोजन। तो आप एक चीज समझो कि कौन सी गैस बनती है किस बात पे डिपेंड करता है कि माइक्रोब क्या यूज कर रहा हूं। एक तो चलो मैं अगर ईस्ट यूज करूंगा तो मेरे पास मेजर गैस क्या बनेगी? CO2 बनेगी। और किस पर, मतलब क्या चीज पे इस्तेमाल कर रहा हूं? मान लो मैं बेसिकली वो कहते हैं ना, आटे पे कर रहा हूं, तो फर्मेंटेशन होकर ब्रेड बन रही है, सारी चीजें। अगर मैं सेलुलोज के ऊपर मिथेनोजन को एक्ट कराऊं एनाएरोबिक कंडीशन में, तो फिर मेजर गैस क्या बनेगी? मीथेन बनेगी। तो आपकी एनसीईआरटी ये बोलती है कि गैस कौन सी बनती है, ये डिपेंड करता है कि आप प्रोसेस कौन सा कर रहे हो और किस पर कर रहे हो। अगर सेलुलोज पर आप मिथेनोजन की वजह से, मतलब जो मीथेन बना सकता है, उसको यूज करोगे, तो मेजर गैस मेरे पास क्या बनेगी? मीथेन बनेगी। ये मेजर गैस है। अदर गैस में मेरे पास क्या आ जाएगा? CO2 और हाइड्रोजन बनेगी, ये अदर गैस है। तो मेजर गैस मेरे पास क्या बनेगी? मीथेन बनेगी। तो आपको यहां पर ये समझना है कि मीथेन प्रोडक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि मान लो मैं कहता हूं क्या ह्यूमन एक्सक्रीटा से आप मीथेन बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीटा में सेलुलोज नहीं होता। क्या हम घास खाते हैं? नहीं। तो जो भी जानवर घास खाता है, घास खाने का मतलब उसमें अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है, तो उसके गोबर से आप बायोगैस बना सकते हो। तो बायोगैस बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है? पहला, ध्यान से सुनेंगे, पहली रिक्वायरमेंट है मेरे पास सेलुलोजिक मटेरियल। सेलुलोजिक मटेरियल का मतलब होता है जिसमें सेलुलोज हो। जैसे कि मेरे पास हम लोग यहां पर लिख रहे हैं गोबर। गोबर क्या है बेटा? इसमें अनडाइजेस्टेड, जो गाय भैंस होती है दिन भर क्या खाती हैं आप देखोगे, मेरे पास वो मान लो लीव्स खा रही हैं, या उन्हें वो खिलाया जाता है, हस्क भूसा खिलाया जाता है, जिसमें सेलुलोज होता है। तो सबसे पहले अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है उसके अंदर, इसको इस्तेमाल करना है। दूसरा आप क्या करोगे बेटा? एनएरोबिक कंडीशन, वहां ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। कंडीशन कैसी दोगे? एनएरोबिक। तीसरा आप क्या करोगे यहां पर? तीसरी चीज आप क्या करोगे? बैक्टीरिया दोगे जिसका नाम मिथेनोजन है। कौन से बैक्टीरिया दोगे? मिथेनोजन। मिथेनोजन बैक्टीरिया का एग्जांपल, जैसे मैंने कहा था ना LAB, LAB क्या था? ग्रुप था, ऐसे मिथेनोजन ग्रुप है, तो मिथेनोजन का एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। तो अगर आप ये तीन चीज देते हो तो आप मीथेन बना सकते हो, और उसके साथ अदर गैस में CO2 और H2 बनेगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की गैस से इसको कंपेयर करना चाहिए? बिल्कुल। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में H2S बनी थी, H2 नहीं थी। यहां पर क्या बनी है? H2 बनी है, H2S नहीं है। H2S क्यों नहीं बनी? क्योंकि H2S ह्यूमन एक्सक्रीटा से बनता है। जो गाय और भैंस का गोबर होता है उसके अंदर सेलुलोज ज्यादा होता है, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है, उससे हम क्या बना सकते हैं? बायोगैस बना सकते हैं। यहां तक समझ आ रहा है? ये चीज क्लियर है? बताओ बेटा, चैट मत करो यार। क्लियर बेटा? भूसा तुम्हारे दिमाग में है ना? हाँ, चेक करते उल्टा सीधा, ठीक है। इसीलिए बेटा गाय भैंस के एक्सक्रीटा से उपले बनाते हैं जो एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है? सेलुलोज है ना, उसमें क्या है? हमारे पास सेलुलोज है। क्लियर है? चले आगे। हाँ, जरा ये देखो जरा, हमारे पास क्या होता है? देखो, आपको पता है, मान लो हम लोग गाय भैंस जैसा एक जानवर बना लेते हैं ऐसे, इस तरीके से ना, इस तरीके से जानवर बनाते हैं। यहाँ इसका पेट में देखो सिंग बना लो, जैसे करना, गैंडे जैसा लग रहा है, पर छोड़ क्या करना तुम्हें। यहाँ ये स्टमक जो होता है इसका बेटा, स्टमक जो होगा, इस स्टमक में हमारे पास क्या होता है? इसके स्टमक में, इन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके स्टमक में एक पार्ट होता है, उसे रूमन कहते हैं। एक स्टमक का पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं? रूमन। 4 चैम्बर होते हैं इसके स्टमक में, रूमन बोलते हैं। रूमन में क्या होता है बेटा? एक मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है, मिथेनोजन होते हैं, साथ में, ध्यान सुनिए बेटा, साथ में सेलुलोज होता है। तो ये क्या करते हैं? ध्यान से सुनो, मिथेनोजन सेलुलोज को ब्रेक करते हैं। अगर ब्रेक कंप्लीटली होगा तो वो यूज करेंगे, इनकंप्लीट होगा तो मीथेन बनेगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ऐसा नहीं होता कि बायोगैस प्लांट में आपको बैक्टीरिया डालना पड़ेगा। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जिसे आप मिथेनोजन कहते हो, प्रेजेंट इन स्टमक। प्रेजेंट इन स्टमक। स्टमक का कौन सा हिस्सा? रूमन। कौन सा हिस्सा बेटा? रूमन में। तो प्रेजेंट इन रूमन ऑफ एनिमल, एनिमल के रूमन में मेरे पास प्रेजेंट है। एनिमल मतलब कैटल, है ना? क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि जो गोबर होता है, इट इज ध्यान सुनो बेटा, जो गोबर हम लोग लिख रहे हैं या एक्सक्रीटा लिख रहे हैं, इट इज रिच सोर्स ऑफ, उसमें काफी बैक्टीरिया होते हैं, रिच सोर्स ऑफ मिथेनोजन, एंड साथ के साथ उसमें क्या होगा? साथ के साथ उसमें अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है। तो ये चीज समझ लो ध्यान से जो मैंने बताया। तो उसका जो स्टमक का पार्ट है, एक स्टमक में चैम्बर होते हैं बेटा, एक चैम्बर को रूमन कहते हैं। रूमन में मिथेनोजन और सेलुलोज होता है। कुछ सेलुलोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, कुछ सेलुलोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, वो सेलुलोज ब्रेकडाउन होकर एब्जॉर्ब हो जाता है। जिसका ब्रेकडाउन नहीं होता उसका एनारोबिक डाइजेशन करके मीथेन बना सकते हैं। तो कुछ मीथेन तो वहां भी बनती है पर बहुत ज्यादा नहीं होती। बाकी अगर गोबर के अंदर मिथेनोजन होता है, मैं उसको एनारोबिक कंडीशन में रखूंगा तो मीथेन बना सकते हैं। इसका मतलब यहां पर आपको इनोकुलम की जरूरत नहीं होगी। मैं नीट में, देखो आप लोग इसको आसान समझते हो, पर नीट में मैं ऐसा क्वेश्चन देख सकता हूं, इनोकुलम, इनोकुलम रिक्वायर इन ए
कर्ड मेकिंग, बी मैंने क्या लिख दिया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कौन सा टैंक, एरेशन टैंक, और सी मैंने लिख दिया बायोगैस प्लांट। तो किसमें मुझे इनोकुलम की जरूरत होगी, इनोकुलम होता है स्टार्टिंग मटेरियल, बैक्टीरिया देना पड़ता है पहले से, इसमें भी जरूरत होगी, इसमें भी जरूरत होगी, इसमें नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी गोबर में क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया। अरे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, ए और बी दोनों आएगा, समझ आया? एक कह रहा डी मामा का बालक, ए और बी दोनों बेटा, दोनों बायोगैस में ऑलरेडी है वहां पर, ठीक है, वहां जरूरत जाओगे। अब देखो स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना होता है हमारे पास। सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट, मेरे पास क्या होता है, एक टैंक होता है जिसकी हाइट 10 से 15 फीट दे रखी है, ज्यादा गहरा नहीं, 10 से 15 फीट, और वो कंक्रीट का बना होता है। किसका बना होता है? कंक्रीट का, क्लियर है? कंक्रीट का बना हुआ टैंक होता है। हाँ आओ देखो बेटा, कंक्रीट का बना हुआ टैंक है ये कंक्रीट का बना हुआ टैंक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, एक फ्लोटिंग उसके बाद क्या रखा रहता है, ऐसे ऊपर फ्लोटिंग का चैम्बर रखा रहता है। फ्लोटिंग का मेरे पास ऐसा गोल सा, इसके ऊपर कवर होता है, फ्लोटिंग मेरे पास कवर होता है इसके ऊपर, है ना, जो गैस के प्रेशर से राइज करता है। देखो यहां पर हम स्लरी डालते हैं, स्लरी क्या होगा बेटा, गोबर प्लस वाटर, इसको मिक्स करके यहां से डाल देते हैं, यहां से हम डाल देते हैं इस टैंक के अंदर, ठीक है बेटा। ये सब टॉपिक टीचर छोड़ते हैं क्योंकि कहते हैं खुद पढ़ लो, पर कुछ माइन्यूट बातें मिस हो जाती है, जैसे मैंने एक सीवेज वाली बात बताई आपको। दूसरा ये बातें मिस हो जाती है कि टाइप ऑफ गैस जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब मीथेन बनेगी नहीं बनेगी, कि सेलुलोजिक होना चाहिए चीज, इस पे डिपेंड करती है, और साथ में कौन सा बैक्टीरिया ले रहे हो। यहां पर बना तो यहां पर बायोगैस बनने लगेगी, यहां एनारोबिक डाइजेशन होगा, तो जो एनारोबिक डाइजेशन होगा, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, मिथेनोजन, उसकी वजह से मीथेन बन रही है, उसकी वजह से क्या बन रही है, मीथेन। मीथेन बनने से ये मेरे पास जो फ्लोटिंग कवर है ये क्या होगा, ये राइज कर जाएगा, ये थोड़ा सा राइज करता है, इस पे प्रेशर आ जाता है, और यहां से आप क्या निकाल सकते हो, मीथेन निकाल सकते हो ऐसे। और यहां पर बेटा आप क्या कर रहे हो, जो मेरे पास बेसिकली क्या होगा, जो रिमेनिंग बचेगा यहां पर, जो एक तरीके से मेरे पास इसको एज अ मैन्योर यूज करते हैं। मैन्योर क्या होगा बेटा, जो हमारे पास इसके बाद एनारोबिक डाइजेशन के बाद जो मेरे पास रिमेनिंग मटेरियल होगा, है ना, उसको हम क्या यूज करेंगे, एज अ मैन्योर। फ्लोटिंग कवर होता है, ये चीज याद रखना, 10 से 15 फीट का। यूज कहां करते हैं बायोगैस का बेटा, यूज एनसीईआरटी ने लिखा है कुकिंग के लिए एंड लाइटनिंग के लिए, मतलब रोशनी करने के लिए उसमें, ठीक है। मेनली कहां है बेटा, मेनली प्रेजेंट होते हैं कहां, विलेज में। क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहां काऊ होती है, मेनली प्रेजेंट इन विलेज, क्योंकि वहां गोबर अवेलेबल है काफी सारा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप करी, टेक्नोलॉजी डेवलप बाई, किसने डेवलप करी है भाई, डेवलप बाई। दो लोग, क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म आ जाती है इसकी, IARI क्या है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप समझ रहे हैं। इन्होंने डेवलप किया किसके साथ, इसके साथ, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अब ये इसमें कुछ ज्यादा ऐसा समझने का तो था नहीं, मेन पॉइंट्स बता दिए इन लोगों ने मिलकर, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये डेवलप किया। कौन, ये बायोगैस प्लांट। ध्यान रखना, अपने माइन्यूट पॉइंट हमने पढ़ लिए इसके, अब आगे चले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने, जल्दी बताओ, ठीक है। यार हॉर्स का कितने घोड़े होते हैं गांव में, हॉर्स का गोबर डाल सकते हैं, कितने घोड़े होते हैं आप, हर्बीवोर का गोबर यूज कर सकते हो, कार्निवोर का नहीं, क्योंकि कार्निवोर के गोबर में सेलुलोज नहीं होगा ना, कर सकते हैं, पर उतने घोड़े गधे होने भी तो चाहिए। गांव में क्या ज्यादा अवेलेबल होगी, काऊ बफेलो वगैरह, तो इसलिए उसके गोबर को यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ इजी टॉपिक है, और छोटी छोटी बातें आपने मतलब बिल्कुल पकड़ के रखनी है अच्छे से, है ना, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ। अगर तुम्हारे दिमाग में बेटा भूसा भरा हुआ है और उसमें मिथेनोजन डालेंगे तो वहां भी बायोगैस बन सकती है, मीथेन बन सकती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दिमाग को यूज करो, है ना, नहीं तो वहां क्या होगा, मीथेन बन जाएगी, और मीथेन इनफ्लेमेबल होती है, आग लग जाएगी दिमाग में। आ जाओ आगे, टॉपिक पढ़ रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट। हाँ केवल KVIC बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, IARI की तरह, हाँ ठीक है, बहुत सही सही। आ जाओ, चलो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक बायो कंट्रोल एजेंट। पहले सुन लो ध्यान से, मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखो हमारे पास बेटा कई तरह की फार्मिंग होती है, जो फार्मिंग हम करते हैं उसे ट्रेडिशनल फार्मिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें वीड कहते हैं, जो अनवांटेड प्लांट है। अनवांटेड प्लांट जो होते हैं उन्हें हम वीड कहते हैं, और कुछ जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं, कीड़े वगैरह या डिजीज होती है जो हार्मफुल होती है, उनको किल करने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या वीडिसाइड यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझो ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होती है, समझना ध्यान से। ट्रेडिशनल फार्मिंग वो होती है जिसमें क्या करते हैं, टू रिमूव किसको रिमूव करना है बेटा, किसको रिमूव करना है, टू रिमूव वीड एंड इंसेक्ट। हम क्या यूज करते हैं, यूज केमिकल्स लाइक वीडीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड, ठीक है, वीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड, ये चीज समझो ध्यान से। वीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड हम यूज करते हैं तो टू रिमूव वीड, हम किसी वीड को रिमूव करने के लिए और इंसेक्ट करने के लिए केमिकल यूज करते हैं। इस केमिकल का कोई नुकसान है क्या बेटा, देखो केमिकल क्या प्रॉब्लम करता है। केमिकल के साथ प्रॉब्लम ये है कि केमिकल पॉल्यूट करता है, पॉल्यूट वेजिटेबल फ्रूट्स को, और एंटर कर सकता है हमारी बॉडी में, एंटर इनटू फूड चेन, कहते हैं खाने में एंटर कर जाता है, जैसे डीडीटी हो गया, जैसे कि वो यूज कर सकता है। दूसरा इट कैन पोल्यूट सॉइल, केमिकल का हार्मफुल इफेक्ट बता रहा हूं, पहले टॉपिक को समझना पूरा, हार्मफुल इंपैक्ट बता रहा हूं केमिकल का। तीसरा इंपैक्ट क्या होता है बेटा, सुन लो ध्यान से, मैं इंसेक्टिसाइड यूज कर रहा हूं इंसेक्ट को किल करने का, केमिकल इंसेक्ट को पूरी तरीके से मार देता है। अगर पूरी तरीके से किल कर देता है तो उसकी इंसेक्ट की पॉपुलेशन खत्म हो गई। हो सकता है वो इंसेक्ट एक इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर हो, तो बेसिकली क्या करता है, इट कैन किल सम बेनिफिशियल इंसेक्ट आल्सो, ये कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी मार सकता है, कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी मार देता है, ये नुकसान है। तो आपको पता है ट्रेडिशनल फार्मिंग वो होती है जिसमें हम हाइब्रिड सीड यूज करते हैं और केमिकल्स यूज करते हैं, वीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड को मार, मतलब इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं वीड्स और इंसेक्ट को किल करने के लिए। आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताना, ये क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग मींस। सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, क्या यहां तक समझ आ रही है। ट्रेडिशनल फार्मिंग बेटा, मॉडर्न फार्मिंग तो देख समझ ध्यान से, समथिंग अगर मान ले मैं क्या करता हूं, अभी मान ले मैं बायो कंट्रोल एजेंट यूज करना शुरू कर दूं, तो जो करंट फार्मिंग है वो ट्रेडिशनल हो जाएगी, और जो मैं बायो कंट्रोल यूज करूंगा वो मॉडर्न हो जाएगी, ऐसे सोचता हूं, ठीक है बेटा, ठीक है। अभी ध्यान से, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब है, सबसे पहले नो केमिकल्स, कोई केमिकल्स यूज नहीं करेंगे, मतलब नो इंसेक्टिसाइड, नो वीडीसाइड, ठीक है। उसके अलावा नो फर्टिलाइजर,
गाय का गोबर यूज करना है, इसका मतलब यूज ऑफ मेन्योर, नेचुरल यूज ऑफ क्या, मेन्योर। बायो फर्टिलाइजर यूज करो, कैसे यूज करो, बायो फर्टिलाइजर यूज करो। और क्या करना है, हाइब्रिड सीड यूज नहीं करें, यही चीज बच्चे गलत करते हैं, क्वेश्चन आया ये, नॉट यूज हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड होते हैं बेटा जो जिनकी प्रोडक्शन तो आई होती है पर वो मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती है, इसकी जगह क्या यूज करनी है, ट्रेडिशनल वैरायटी, यूज ट्रेडिशनल वैरायटी। ऐसी फार्मिंग को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम देते हैं। तो इसका मतलब जो फार्मर इस काम को करेगा उसे ऑर्गेनिक फार्मर कहेंगे। तो सबसे पहले समझो कोई केमिकल यूज नहीं करने, बायो फर्टिलाइजर यूज करना, ट्रेडिशनल वैरायटी, हाइब्रिड सीड यूज नहीं करते ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ये गलत हुआ था क्वेश्चन बच्चों का, उनको नहीं याद रहता है कि जो वो होती है मेरे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग में हाइब्रिड सीड यूज नहीं करते। क्लियर है, ठीक है बेटा। बायो फर्टिलाइजर में आप बहुत सारे बैक्टीरिया भी यूज कर सकते हो जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, अजोला यूज कर सकते हो, फॉर्म होता है बायो फर्टिलाइजर। क्लियर, हां यहां तक समझ आ रहा है बेटा। फोकस करो, अगर आप सुनोगे नहीं तो याद नहीं रहेगा, और नीट में अच्छा क्वेश्चन आते गलत करके आओगे। अब सवाल ये है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट, मेरी बात सुनो, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट। तो एक ऑर्गेनिक फार्मर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है वो बिलीव करता है कि मुझे केमिकल्स के थ्रू इंसेक्ट को नहीं मारना, मुझे केमिकल्स के थ्रू इंसेक्ट को नहीं मारना। तो ऑर्गेनिक फार्मर क्या बिलीव करता है, पहला बिलीव क्या है कि नो यूज ऑफ केमिकल, मुझे किसी तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा उसका बिलीव है, सुन लो ध्यान से, दूसरा उसका बिलीव ये है कि मैं अगर मान लो इस इंसेक्ट को मारना चाहता हूं, इसको रोकना चाहता हूं कि मेरी क्रॉप ना खाए, तो मैं क्या करूंगा, इसका नेचुरल प्रीडेटर यूज करूंगा। मैं क्या यूज करूंगा, इसका नेचुरल प्रीडेटर, या ये इंसेक्ट मेरी क्रॉप खा रहा है, इसको डिजीज करवा दूंगा। तो मैं इसको पूरी तरह से मारूंगा नहीं ना, मेरे को जरूरत है पूरी तरह से मारने की। देखो एक चीज समझो, कभी भी आप देखते हो बेटा खेत वगैरह में किसी क्रॉप को जब इंसेक्ट नुकसान पहुंचाता है उसकी पॉपुलेशन खुद बहुत तेजी से बढ़ती है। तो बायो कंट्रोल एजेंट, ऑर्गेनिक फार्मर ये मानता है कि किसी भी इंसेक्ट को या किसी भी पेस्ट को पूरी तरीके से मारना ना सिर्फ मतलब जरूरी भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। मतलब आप किसी इंसेक्ट को जो कि हार्मफुल है उसको पूरी तरीके से ना मार सकते हो ना जरूरत है। तो व्हाट ऑर्गेनिक फार्मर बिलीव कि क्या होगा बेटा, हार्मफुल इंसेक्ट नीड नॉट टू किल के लिए लिखा इरेडिकेट कंप्लीटली, जरूरी नहीं है कि उसे मारो पूरी तरीके से, नॉट पॉसिबल है एंड नॉट डिजायरेबल है, ना हम चाहते हैं ना कर सकते हैं। टू किल देम कंप्लीटली, पूरी तरीके से मारना नहीं चाहते, हम चाहते हैं उनका एक लो नंबर बना रहे, है ना। हम क्या चाहते हैं, लो नंबर बना रहे। ये एनसीईआरटी लिखती है बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्प, जितने ज्यादा अलग अलग टाइप के इंसेक्ट होंगे मारो मत। बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ का मतलब होता है कि और ज्यादा मदद करेगी, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा मदद होगी हमें। तो ऑर्गेनिक फार्मर कहता है मारना नहीं है किसी को भाई, नंबर कम रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मतलब बायो कंट्रोल एजेंट किस बात पे डिपेंड करता है, देख लो बेटा, किस बात पे डिपेंड करता है। मान लो ये हार्मफुल इंसेक्ट है जो आपकी क्रॉप को खाता है। देखो ये आपकी मान लो कोई क्रॉप है, इस क्रॉप को खाने वाला ये इंसेक्ट है, देखना ध्यान से, ये इंसेक्ट है जो इस क्रॉप को खा रहा है। तो आपके पास एक फ्लाई है, ये एक फ्लाई है जो इसको खा जाती है, तो आप इसको यूज करो। तो बायो कंट्रोल एजेंट इज बेस्ड ऑन ए नेचुरल प्रिडेशन। ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिखने भी लगेंगे। नेचुरल प्रिडेशन मतलब नेचुरल प्रिडेटर यूज करो, नेचुरल प्रिडेटर ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट यूज करो, या नेचुरल पैरासाइट यूज करो, नेचुरल पैरासाइट ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है, नेचुरल पैरासाइट ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट, क्या आपको यह बात समझ में आ गई, बताओ जल्दी। हेल्थ और हेल्प, एनसीईआरटी चेक करो क्या लिखा हुआ है, हेल्थ है, हेल्प है, चेक कर लो। हेल्थ और हेल्प, जेट फाइटर जैसा लग रहा है जो भी आपको, क्या आपको ये बात, ये बेसिक टॉपिक का थीम समझ आ गया। हम केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम किसी भी हार्मफुल इंसेक्ट को मारना नहीं चाहते पूरी तरीके से, उसका नंबर कम रखना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगी, उस एरिया में लागू, अपने आप नंबर कम कर देगा। भाई तुम्हें शेर को थोड़ी कहना कि हिरन को खा, तुम उधर लाके रख दो, शेर को अपने आप खा जाएगा हिरन को, है ना, ठीक है, क्लियर। हाँ, कहने की जो थोड़ी ये, ठीक है। क्या ये सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं बेटा, क्या क्लियरली समझ पा रहे हो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या विश्वास है कि हमें केमिकल यूज नहीं करना, हमें इंसेक्ट को पूरी तरह नहीं मारना, हमें क्या करना, उसकी पॉपुलेशन को बनाए रखना है, क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है, क्लियर। और उसमें दो चीजें यूज करनी है, नेचुरल प्रिडेशन मतलब उसका नेचुरल प्रिडेटर हो या उसका कोई पैरासाइट हो। तो कैसे बनाएंगे, हाउ टू डिजाइन बायो, क्या जरूरत है, नीड, रिक्वायरमेंट फॉर, देखो व्हाट डू यू नीड टू डिजाइन बायो कंट्रोल एजेंट, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। यार क्या बताऊं मैं, कितना आसान टॉपिक है, मैं एकदम मीन चीज सारी पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी की एकदम डीप में। आप एनसीईआरटी लेकर बैठो, आपको समझ आएगी, क्लियर। वहां पे सारी लाइनें बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो बेटा। हाइब्रिड सीड यूज नहीं करते, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि बायो जो ऑर्गेनिक फार्मर होता है उसको ट्रेडिशनल वैरायटी यूज करनी पड़ती है। वी कैन यूज डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप, हां बायोटेक यूज कर सकते हैं, पर हम ये अलग चीज पढ़ रहे हैं। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब मुझे रेजिस्टेंट क्रॉप यूज नहीं करनी, ठीक है, हाँ क्लियर। मैं बोल तो रहा हूं कि हाइब्रिड सीड जो होते हैं वो नेचुरल मेथड्स में नहीं काउंट करते, उनमें क्या किया होता है हमने मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ने बनाया होता है, तो हमें उन्हें नहीं लेना, क्लियर है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है। मुझे क्या करना है, क्योंकि एक नेचुरल इकोसिस्टम बनाना है जहां पे सब कुछ नेचर के थ्रू कंट्रोल हो, तो वहां पर कोई ऐसी चीज जो मैंने आर्टिफिशियली बनाई है वो पर्पस को सॉल्व नहीं करेगी। हाइब्रिड वैरायटी का उतना प्रोडक्शन नहीं आएगा अगर मैं यूज करता हूं तो, क्लियर, ठीक है। बीटी टॉक्सिन नहीं यूज कर सकते, देखो कैसे बनाएंगे, व्हाट डू यू नीड टू डिजाइन बायो कंट्रोल एजेंट। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में। तो प्लांट की लाइफ साइकिल की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि प्लांट कब फ्लावर लाता है ना, कब उसमें फ्लावर आते हैं, कब उसमें फ्रूट आते हैं। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैथोजन है या इंसेक्ट है
पैथोजन है जो इंसेक्ट है, उसकी इन्फेक्शन साइकिल वो कब अटैक करता है प्लांट? ऐसा थोड़ी कि पैथोजन हमेशा, क्या आपको पता है कि जब क्रॉप हम उगा देते हैं ऐसा नहीं होता है कि इंसेक्ट उसको कभी भी अटैक करता है। एक पर्टिकुलर सीजन होता है जब इंसेक्ट्स का अटैक होता है। तो आपको क्या पता होनी चाहिए? उस पैथोजन की इन्फेक्शन साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बायो कंट्रोल एजेंट बना पाओगे। तो आपको उसके इन्फेक्शन साइकिल की नॉलेज हो। तीसरा आपको क्या पता हो बेटा, जो बायो कंट्रोल एजेंट है, जो बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता हो। तो एक तरीके से क्या आपको पता होना चाहिए, जो इसका प्रीडेटर इंसेक्ट है, प्रीडेटर इंसेक्ट, उसके मोड ऑफ एक्टिविटी पता हो आपको। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तभी आप बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर पाओगे। मोड ऑफ एक्टिविटी की नॉलेज होनी चाहिए आपको। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां तीन चीजें हैं बेटा, एक है प्लांट, एक है इंसेक्ट जो हार्मफुल है, और एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट। ये तीन चीजों के बारे में अगर आपको पता है तो तभी आप क्या कर सकते हो, एक बढ़िया बायो कंट्रोल एजेंट आप बना सकते हो। आप समझो, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर? हाँ, यहां तक समझ में आ गई? जल्दी बताओ। क्लियर है? चलो हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट के एग्जांपल देखो मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान से देखो भाई, मैं एग्जांपल्स बताने वाला हूं। एग्जांपल्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट आपकी एनसीईआरटी में रखे, ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं आपको। एग्जांपल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, फोकस करो बेटा, छोटा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ो, इजीली खत्म होगा, सुनोगे तो आसानी से समझ भी आएगा। बेटा बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ का मतलब ये होगा कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना हमें फायदा पहुंचेगा। क्योंकि आप देखो, आपको मैं एक चीज बताता हूं, एक चीज एग्जांपल बताता हूं। नेचर में जितने ज्यादा अलग अलग टाइप के प्लांट एनिमल होते हैं उससे फायदा ये होता है कि अगर बाहर से कोई चीज आती है कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर से कोई पैथोजन आता है तो उसका कोई ना कोई प्रेडेटर होता है जो उसे खाकर खत्म कर देता है। इसी तरीके से नेचर में स्पीशीज अलग अलग टाइप की होनी चाहिए। ह्यूमन क्या कर रहा है, सबको मार रहा है, उसकी वजह से क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, जो कोविड की प्रॉब्लम है या ये सब जो प्रॉब्लम सब आएंगी बेटा, रीजन ये है कि हमने बायोडाइवर्सिटी कम कर दी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूमन और एनिमल्स आपस में कई पॉइंट्स पर कांटेक्ट में आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसा पहले नहीं होता था कि ऐसा मतलब कुछ डेडली चीजें बहुत ज्यादा डेडली हो, ऐसा नहीं होता था। हमने काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर दिया, ये चीज है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। एग्जांपल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट देखो। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमारे पास एक दे रखा है ड्रैगन फ्लाई। ध्यान से सुनेंगे, हमें बेटा क्या करना है, एक है लेडी बर्ड। एक लेडी बर्ड क्या है, इंसेक्ट है ये। वो किसको किल करता है, वो किल करता है, किल एफिड्स। एफिड्स क्या होते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, मैं आपसे बताता हूं। देखो, तीन तरह के कीड़े होते हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं मेनली। एक होते हैं एफिड्स, एक होते हैं जैसिड्स, देख लेना गूगल में इमेज, और एक होते हैं बोरर। बोरर क्या होते हैं, फ्रूट में और स्टेम में छेद कर देते हैं। ये तीन तरह के इंसेक्ट होते हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हार्मफुल इंसेक्ट है। तो इस हार्मफुल इंसेक्ट को किल करने के लिए मुझे जो बायो कंट्रोल एजेंट चाहिए, लेडी बर्ड नाम है इसका। ये बायो कंट्रोल कह रहा, इसमें मार्किंग होती है, बायो कंट्रोल एजेंट है। आप समझ रहे हैं? तो बायो कंट्रोल एजेंट किसको मार रहा है, एफिड्स को मार रहा है, ये हार्मफुल इंसेक्ट है। दूसरा एक रखा है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई किसको किल कर रही है, मॉस्किटो को, किल मॉस्किटो। तो मॉस्किटो हमारा हार्मफुल इंसेक्ट है, मुझे इसको भी मारना है। आ रहा समझ बेटा? आपकी एनसीईआरटी में तीन मेन इंसेक्ट दे रखे हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। उनमें एक एफिड्स है, जैसिड्स और बोरर है, जो आप कभी देखते हो कई बार बैगन वगैरह में छेद हो जाते हैं, है ना, किसी में ब्रिंजल में छेद हो जाते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें छेद हो जाते हैं, वो कौन करते हैं, बोरर करते हैं। ऐसी एफिड्स को नुकसान कौन पहुंचाती है, ड्रैगन फ्लाई, लेडी बर्ड। और ड्रैगन फ्लाई किसको मारता है मेरे पास, मॉस्किटो को। तो ये दोनों बायो कंट्रोल एजेंट हो गए। क्या समझ आ रहा है आपको? क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। मॉस्किटो का मेन खाना आपका प्लांट सैप खाता है। मॉस्किटो मॉस्किटो ह्यूमन का ब्लड तो रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। मॉस्किटो ह्यूमन का ब्लड खाता नहीं, उसको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, फीमेल एनोफिलिस को। इसलिए ह्यूमन को फीमेल एनोफिलिस। मुझे एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा मॉस्किटो आपको कहां मिलेंगे, पार्क्स में, पार्क वगैरह में ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो सैप पीते हैं। तो एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, या ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहे, किल कर लो उसे। क्लियर है? या स्कॉलरशिप टेस्ट का अभी मेरे पास रिजल्ट नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। तो अगर आपको शायद उन्होंने दिया होगा, क्या नाम है, कौन से सर है वो, फिजिक्स वाले, आदित्य सर, उन्होंने दिया होगा। पढ़ लो यार, प्लीज पढ़ लो। आ जाओ भाई, एक और देखो, एक और बायो कंट्रोल एजेंट देखो जल्दी से, फास्ट। थर्ड देखो, मैं जो बता रहा हूं यहां पर, थर्ड में देखो बेटा क्या है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ध्यान से देखना, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये वो है जिसकी जीन हमने किसमें डाली थी, याद है, बीटी, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या है बेटा, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की जो स्पोर स्टेज होती है, देख लो ध्यान से, क्या आते हैं, स्पोर स्टेज। ये कौन सी स्टेज है, स्पोर स्टेज। स्पोर स्टेज में क्रिस्टल ऑफ टॉक्सिन्स होते हैं। क्रिस्टल ऑफ क्या होते हैं, टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं। क्रिस्टल्स ऑफ क्या प्रेजेंट है, टॉक्सिन्स प्रेजेंट है। तो आपके पास क्या है, ये देख लो, आपके पास क्या है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये है जो कि बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। ये इसकी स्पोर स्टेज हो गई, ये इसकी क्या हो गई, स्पोर स्टेज हो गई। समझना ध्यान से बेटा, स्पोर स्टेज हो गई। इस स्पोर स्टेज में क्रिस्टल ऑफ टॉक्सिन है। हमने क्या किया बेटा, ऐसे पैकेट्स आते हैं, जैसे पैकेट शैशे कहते हैं, शैशे समझ में आता है, शैशे आते हैं जिसमें स्पोर्स होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया के क्या होते हैं, स्पोर्स। आप समझ रहे हो, ये पैकेट आते हैं, इन पैकेट में बैक्टीरिया के स्पोर होते हैं। ये बैक्टीरिया के क्या है, स्पोर हैं। इनको पानी में मिक्स करते हैं, इनको क्या करेंगे, पानी के साथ मिक्स कर देंगे। इस पैकेट को इसमें डाल दिया बेटा। तो मैंने क्या किया, ये जो स्पोर है, स्पोर कौन से बेटा, ये वाले जिसमें टॉक्सिन है, इसको मिक्स किया पानी के साथ, मिक्स विद वाटर, एंड इसको स्प्रे कर देते हैं क्रॉप पे। इसको क्या करते हैं, फिर स्प्रे कर देते हैं क्रॉप पे। समझ लो मैं क्या किया बेटा, इसको हमने क्या कर दिया, क्रॉप पर स्प्रे कर दिया, स्प्रे ऑन क्रॉप। समझ आया क्या किया मैंने? मेरे पास जो बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इसके स्पोर स्टेज में वो टॉक्सिन होता है जिसे बीटी टॉक्सिन कहते हैं। हमने क्या किया, इसके पैकेट्स आते हैं मार्केट में पैकेट्स अवेलेबल होते हैं इसके, उसमें बैक्टीरिया के स्पोर होते हैं, उसको पानी के साथ मिक्स करके प्लांट पर स्प्रे कर देते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पर मेरे पास क्या होता है, कैटरपिलर लार्वा होता है। मेरे पास क्या होता है, कैटरपिलर लार्वा है, किसका, बटरफ्लाई का। तो कैटरपिलर लार्वा जो है, जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, हार्मफुल है किसके लिए, हार्मफुल टू प्लांट, वो क्या करता है, किल हो जाता है। वो क्या होगा, गेट किल्ड, क्या होगा, किल हो जाएगा। और ये नॉर्मली किसको नुकसान पहुंचाता है बेटा, कैटरपिलर लार्वा। तो हमारे पास किसको प्रोटेक्शन मिलती है, प्रोटेक्शन टू ब्रासिका। ब्रासिका मतलब सरसों, ब्रासिकेसियाई, सरसों की फैमिली।
मतलब किन प्लांट्स पे डालते हैं, प्लस फ्रूट प्लांट्स पे, जिनमें फ्रूट्स बन रहे होते हैं ऐसे प्लांट पे। तो आपको ये समझना है कि कैटरपिलर का लार्वा हार्मफुल तो प्लांट जो है वो मर जाएगा क्या करके, इसको खाके, स्पोर को खाके, क्योंकि उसके अंदर एल्कलाइन पीएच होती है ना वहां पे। तो आपने यहाँ पर क्या याद करना, देखो छोटे छोटे पॉइंट्स क्या है। बैसिलस थोरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है जिसमें एक जीन होती है बीटी। ये करने के बाद बायोटेक ने इसकी जीन निकालकर इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पहले हम ऐसे यूज करते थे बैक्टीरिया को, बाद में इसकी जीन निकालकर हमने किसमें डाला है, एक प्लांट में डाला, बीटी प्लांट बनाया। मुझे कौन बताएगा कि बीटी प्लांट से मोनोकोट होते हैं कि मोनोकोट और डाइकोट दोनों होते हैं, मुझे बताओ। बीटी प्लांट मोनोकोट होते हैं कि मोनोकोट डाइकोट दोनों होते हैं कि सिर्फ डाइकोट होते हैं, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा। क्लियर है? तो ये बोला हुआ एनसीईआरटी ने, इसको प्रोटेक्शन मिलता है, जल्दी बताओ। बीटी प्लांट में चेक करो जरा, बीटी राइस दे रखा है एनसीईआरटी में, चेक करना अपनी एनसीईआरटी खोल के, तब आपको पता चलेगा मोनोकोट और डाइकोट दोनों होते हैं, ठीक है। हाँ चेक कर लेना बेटा, देख लेना। बीटी मेरे पास ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है, क्या बीटी राइस भी है? राइस है तो दोनों होंगे, चेक करो। पापी बच्चे से भूल जाते हैं, चेक करो जल्दी से, दोनों होंगे, दोनों होंगे बेटा। दे रखा नहीं दे रखा? हाँ दोनों दे रखा, राइस भी है। चलो, तो बैसिलस थोरिनजेनेसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसको बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं। क्या हम इस टेबल को 7 के साथ भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। देखो क्या है इसमें, हम इसको 7 के साथ भरेंगे। नेम क्या है मेरे पास, आ जाओ। हमने बताया था आपको क्या, पहला हमने आपको क्या बताया बेटा, ड्रैगन फ्लाई बताया, एक तो ड्रैगन फ्लाई बताया है ना, इसके अगेंस्ट मॉस्किटो, फंक्शन नहीं पता मुझे। फिर मैंने क्या बोला बेटा, लेडी बर्ड बोला, ये इंसेक्ट है लेडी बर्ड, किसके अगेंस्ट, एफिड्स। उसके अलावा थर्ड मैंने बोला स्पोर ऑफ बैसिलस, ये टेबल याद करके जाना, ये आएगी आपके पास। थोरिनजेनेसिस, देखो बेटा मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं प्रॉपर है वो, थोरिनजेनेसिस क्या आएगा यहां पर, एजेंट बताओ, अगेंस्ट, अगेंस्ट कैटरपिलर लार्वा ऑफ बटरफ्लाई। कैसे काम करता है, टॉक्सिन, प्रोटोटॉक्सिन होता है, एल्कलाइन पीएच में एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है। क्या ये चीज समझ आ रही है आपको, है ना? अभी 3 पढ़े, और आ जाओ जरा, और आ जाओ। एक और नाम बताता हूं आपको बेटा, फंजाई होती है, एक फंजाई होती है, फंजाई देखो, फोर्थ एग्जांपल देखो, फंजाई, एक फंजाई है, उस फंजाई का जीनस है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। ये फंजाई कहां होती है, देखो ये प्लांट के रूट वगैरह में होती है, ऐसे ये प्लांट है इसके रूट में यहां होती है ट्राइकोडर्मा। दिस इज फंजाई ट्राइकोडर्मा। ये फंगस है जिसका नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा नाम है, ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा क्या है बेटा, प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम, प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम, रूट के आसपास होती है, और किसको किल कर सकती है, कैन प्रोटेक्ट प्लांट, कैन प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट, डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट। क्लियर है यहां तक? सेरेंडिपिटी होता है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फंजाई लिख दी मैंने, ट्राइकोडर्मा, जल्दी देखो बेटा, फंजाई लिख दी मैंने, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो फंजाई का नाम है ट्राइकोडर्मा। तो मेरे पास देखो बायो कंट्रोल एजेंट में एक और नाम आ गया, एक और देखो बैक्टीरिया भी लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां इंसेक्ट लिख दिए जो खुद दूसरे इंसेक्ट को मारते हैं, उसके अलावा मैंने फंजाई लिखी, और फंजाई में क्या नाम लिखा, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। फंजाई को ट्राइकोडर्मा लिख दिया, इंसेक्ट को मार रहा है भी। क्लियर? आगे देखो, आगे देखो, एक चीज और देखनी है आपने, ये देखो बेटा, ये हो गया ट्राइकोडर्मा। फिफ्थ समझना ध्यान से, फिफ्थ मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर देखो एक वायरस है, एक वायरस है, उसका नाम बैक्यूलो वायरस है। क्या है, बैक्यूलो वायरस। ये क्या कर सकता है, देखो मान लो ये इंसेक्ट्स हैं, देखो ध्यान से सुनो, बैक्यूलो वायरस कैन किल स्पेसिफिक इंसेक्ट, स्पेसिफिक इंसेक्ट। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको 2 तरह की एंटीबायोटिक पढ़ाई जाएंगी। एक एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो काफी सारी डिजीज से आपको बचाएगी। कुछ एंटीबायोटिक होती है कुछ खास तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, उसे नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो बैक्यूलो वायरस है ये एक नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम? नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब इट कैन किल ओनली स्पेसिफिक इंसेक्ट, सारे इंसेक्ट को किल नहीं करेगा। अच्छा, सारे इंसेक्ट को किल नहीं करेगा, कुछ खास तरह के इंसेक्ट को किल करेगा। नो इफेक्ट ऑन प्लांट, समझ रहे हो, मैमल्स एंड अदर एनिमल्स, बाकियों पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। तो बैक्यूलो वायरस मान लो, फायदा क्या होगा, मैं किसी खास तरह के इंसेक्ट के खिलाफ इसे यूज कर सकता हूं। इससे फायदा ये होगा, इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि अगर बैक्यूलो वायरस खाने के साथ हमारे अंदर आ जाएगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसका मतलब ये है नो कॉन्टेमिनेशन, खाने के साथ इसका कोई नुकसान नहीं है, विद फूड खाने के साथ हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा, नॉट किल बेनिफिशियल इंसेक्ट, उन इंसेक्ट को नहीं मारेगा जो बेनिफिशियल है। अगर आपसे कोई पूछे ब्रासिका और फ्रूट प्लांट को बचाने के लिए क्या यूज करोगे, तो आप लिखोगे क्या, कैटरपिलर लार्वा मारेंगे, किससे, बीटी से। अगर आप नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्ट किलिंग करना चाहते हो, कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट को किल करना चाहते हो, तो बैक्यूलो वायरस यूज करते हैं। खास तरह के वायरस होते हैं ये, खास तरह के वायरस होते हैं जो नैरो स्पेक्ट्रम किलिंग करते हैं, ठीक है। सारे इंसेक्ट को नहीं मारते, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं इंसेक्ट को, उन्हीं को मारते हैं। और बैक्यूलो वायरस की जो फैमिली एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास क्या करते हैं, वायरस की फैमिली होती है। तो ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, आपके सिलेबस में फैमिली का कोई नाम नहीं है इसको छोड़ के, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, ये उस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो बैक्यूलो वायरस बिलोंग टू फैमिली न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, इसको बिलोंग करता है। तो बैक्यूलो वायरस नैरो स्पेक्ट्रम है, ना मैमल को मारता है, ना दूसरे एनिमल्स को, या ना प्लांट को, सिर्फ नुकसान पहुंचाता है स्पेसिफिक इंसेक्ट को। क्लियर है? बताओ जल्दी, क्या हम सारी एनसीईआरटी की लाइनें कवर कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या हम सारी चीज कवर कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या इस चैप्टर में इसके बाहर से कुछ आएगा? नहीं। क्या आपको इसको याद करके जाना चाहिए चैप्टर को? हाँ, क्योंकि डिलीटेड सिलेबस के बाद बचे हुए सिलेबस का पार्ट है, इसलिए इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में। तो एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ो, मैं सारी एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़ो, आपको समझ आएगा और आपको याद भी रखना पड़ेगा। बायो कंट्रोल एजेंट का मेन पर्पस ये इंसेक्ट को पूरी तरीके से नहीं मारना, ये 2 चीजों पे बेस्ड होता है। अगर मैं वायरस यूज कर रहा हूं तो वो इंसेक्ट को डिजीज करके मारेगा, और अगर मैं कोई इंसेक्ट यूज कर रहा हूं तो इंसेक्ट के ऊपर प्रेडेटर है, तो या प्रेडेशन पर डिपेंड करेगा या पैरासिटिज्म पे। क्या आपको बातें समझ आ रही है? क्लियर? हाँ, समझ आ रही है बातें? बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक और बढ़ देते हैं इसमें, फिफ्थ बैक्यूलो वायरस।
ये नैरो स्पेक्ट्रम है, याद कर लेना, नैरो स्पेक्ट्रम किलिंग करता है ये, ठीक है, क्लियर। सम इंसेक्ट्स ये रूट इकोसिस्टम में इफेक्टिव है, रूट इकोसिस्टम में जो पैथोजन है उनको मारता है। क्लियर, ये टेबल आपको याद करनी है अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, आपको एक चीज बता रहा हूं, एक टर्म लिखी हुई है आईपीएम, मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ छोटी छोटी टर्म्स एनसीईआरटी में लिखी रहती हैं, उनके मतलब समझने होते हैं और कई बार वो डायरेक्ट आ जाती है, उससे बच्चों को फिर प्रॉब्लम होती है। देखो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जब भी आप इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब समझो तो यहां दो अप्रोच को जोड़ा जाता है, मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वर्ड का मतलब समझो, इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ना, इंटीग्रेट करना, क्या चीज जोड़नी है सुनो ध्यान से। आपके पास ये एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का मतलब होता है कि इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी लो है। क्या है? बायोडाइवर्सिटी लो है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेस किलिंग ऑफ इंसेक्ट, अगर आप एक्सेस किलिंग ऑफ इंसेक्ट करोगे तो उससे क्या होगा, ड्यू टू विच बैलेंस खराब हो जाएगा, बैलेंस ऑफ नेचर गेट डिस्ट्रॉयड। सोचो इस बात को, जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको दिमाग में सोचो। मैं ये कह रहा हूं बेटा आपको कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव होते हैं। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में सुन लो ध्यान से, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में हम क्या करते हैं, इसको समझो ध्यान से, क्या करते हैं बेटा, जो एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव होता है वहां अगर इंसेक्ट की एक्सेसिव किलिंग कर दूं तो क्या होगा, वो एरिया और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो मुझे बताओ इस तरह के एरिया में कौन सी बायो कंट्रोल एजेंट ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट ज्यादा इफेक्टिव है, नैरो स्पेक्ट्रम वाला कि वाइड स्पेक्ट्रम वाला, सबको मार दे, ऐसे वाला कि नैरो स्पेक्ट्रम वाला, तो डेफिनेटली नैरो स्पेक्ट्रम वाला। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है यूज ऑफ, दो अप्रोच जोड़नी है, एक तो बायो कंट्रोल और वो भी नैरो स्पेक्ट्रम, यूज ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। इससे दो पर्पस सॉल्व होंगे, इससे दो पर्पस इंटीग्रेट हो रहे हैं, दो पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। पहला बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल हो रही है, तो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं। दूसरा, हार्मफुल इंसेक्ट की पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो रही है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट इज बेस्ट फॉर आईपीएम, आईपीएल नहीं आईपीएम, आप लिखोगे बैक्टीरियोवायरस, हार्मफुल इंसेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया आईपीएम का? आईपीएम समझ में आ गया? अरे आईपीएम समझ में आया नहीं आया? हाँ, बैक्टीरियोवायरस बढ़िया रहेगा। अरे सही है। हाँ, कब है वर्ल्ड कप बेटा? वर्ल्ड कप का मैं रिपीट कर देता हूं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ होने से स्पीशीज ज्यादा मर जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं उन एरियाज में, हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी काफी थ्रेट में होती है, बायोडाइवर्सिटी इन थ्रेट, काफी नुकसान में होती है वो, ठीक है। तो एक्सेस किलिंग ऑफ इंसेक्ट से क्या होता है, बैलेंस ऑफ नेचर गेट डिस्ट्रॉय। क्लियर? हाँ, अंकित ठाकुर ने बताया 17 तारीख को है, ठीक है। हाँ, फास्ट जल्दी करा रहा हूं, 1 में 2023 बताया, ठीक है। क्लियर है? मतलब बच्चों पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा बचा बायो कंट्रोल एजेंट बता रहा हूं, लास्ट टॉपिक है, क्लियर है? लास्ट टॉपिक बता रहा हूं, जल्दी करो, जल्दी आज बायो फर्टिलाइजर बता रहा हूं। तो ऐसा एरिया जो सेंसिटिव है उसमें क्या करना, आपने नैरो स्पेक्ट्रम वाला यूज करना ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो। बायो फर्टिलाइजर के बारे में बता रहे हैं बेटा आपको किसके बारे में बता रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर के बारे में। चलिए ध्यान से सुनिए, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है सुनो ध्यान से। ऑर्गेनिक फार्मर बायो फर्टिलाइजर भी यूज करता है, लास्ट टॉपिक सुन लो। बायो फर्टिलाइजर कौन यूज करता है, यूज बाय ऑर्गेनिक फार्मर। व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर, सुन लो ध्यान से, क्या होते हैं, फोकस करो बेटा, 5-10 मिनट 15 मिनट ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, सुनो ध्यान से। बायो फर्टिलाइजर क्या है, ऑर्गेनिक फार्मर क्या करता है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मर बायो फर्टिलाइजर यूज करता है। इसका क्या मतलब होता है, मेरी बात सुनिए ध्यान से। ऑर्गेनिक फार्मर बायो फर्टिलाइजर का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर उसकी न्यूट्रिएंट को एनरिच कर सके, न्यूट्रिएंट मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कोई भी ऐसी चीज जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो, तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के न्यूट्रिएंट को एनरिच कर सके उसे बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर की सबसे पहले डेफिनेशन, एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन एनरिच का मतलब होता है बढ़ाना, और रिप्लेनिश का मतलब होता है वापसी लाना, न्यूट्रिएंट इन सॉइल, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, नोन एज बायो फर्टिलाइजर। उसे हम क्या बोलते हैं, नोन एज बायो फर्टिलाइजर। इन्हें बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। जो कॉमनली यूज बायो फर्टिलाइजर आपके सिलेबस में है, कॉमन बायो फर्टिलाइजर क्या है सुन लो ध्यान से। कॉमन बायो फर्टिलाइजर क्या है हमारे पास, बिल्कुल फोकस करके, कॉमन बायो फर्टिलाइजर क्या है, एक मिनट तुम्हें फोकस करो। अचानक से कुछ याद आ गया मुझे, आपके लिए काम और करना। एक तो आपको रिवीजन करा रहा हूं आपके मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स भी आने को स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो 5 चैप्टर आ रहे हैं वो मतलब जो सीबीएसई वाले उनके लिए भी, और अलग से भी टेस्ट का अरेंजमेंट कर देते हैं, हर वीक में 2-3 टेस्ट आप जाओ उस पे दे देना। मैं शेड्यूल बना के कल का टाइम रहेगा, संडे में यूज कर लूंगा, आपको एक्स्ट्रा टेस्ट करवा देता हूं, है ना। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव होने भी वाला है आपका, तो आप कर पाओगे ना, अपने से सबका ऑब्जेक्टिव भी होगा स्कूल में, जो सीबीएसई वाले उनके लिए भी, और वो चीज क्लियर बेटा, ठीक है। क्लियर नहीं बेटा, वो मेरे को ये इसमें नस खिंच गया, हल्का सा दर्द होने लगा उसमें, ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ ठीक है बेटा, असल में क्या है कुछ बैचेस ज्यादा हैं कुछ दिन से, अभी 24 तारीख 23 तारीख से बैचेस थोड़े से बड़े हुए हैं ना। हाँ, तो वो चीज कोई ऐसा बड़ा नहीं हुआ। चलो देखिए, कॉमन बायो फर्टिलाइजर 2 है बेटा, एक है बैक्टीरिया और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। इन दोनों को मिलाकर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और क्या है मेरे पास, सी है माइकोरिजा। सी क्या है, माइकोरिजा, क्लियर। सी हमारे पास क्या, माइकोरिजा। तो आपके पास ए बैक्टीरिया है, बी साइनोबैक्टीरिया है और सी माइकोरिजा है। आप समझो इस चीज को, क्लियर है? हाँ क्लियर, ध्यान सुनो बेटा, हाँ ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। ए बैक्टीरिया, बी माइकोरिजा क्या करता है, ये बेटा क्या करता है, इंक्रीज करता है फास्फोरस।
ये इंक्रीज करता है फास्फोरस। मैं इन सबके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। कॉमन बायो फर्टिलाइजर दो ग्रुप में हम लोग पढ़ते हैं, एक तो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और दूसरा हमारे पास क्या है, माइकोरिजा, है ना? क्लियर क्लियर। हाँ, अरे वर्ल्ड कप तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था तुम्हें ये ध्यान रखने के लिए कि सब पे मतलब आप में से बहुत सारे बच्चों के स्कूल में प्री बोर्ड होने वाले हैं और अगले महीने आपका बोर्ड का पेपर है, तो जिनका बेटा भी एवोल्यूशन दे रहा है, मैंने बोला आज बात भी करी थी मनीष सर से, मनीष दुबे सर से, वो कहते हैं मैं कराऊंगा जल्दी से जल्दी। दूसरा मैंने क्या आपको देखा हुआ है, जो भी चीजें रिवाइज करते हैं ना, आप इतना मतलब परेशान रहते हो कि अभी जैसे क्या है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट पढ़ाओ, अपने ज्यादा ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट वगैरह सब चीजें करो, ठीक है? क्योंकि जो भी एग्जाम होगा उसमें मार्क्स इंक्रीज करो, फिर सेकंड पार्ट जब आएगा जब देखेंगे। पहले तो ये वाले तो करो ढंग से, इसको भी करना बेटा, नीट के साथ ये भी तो करना जरूरी है आपको। आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, सुन लो ध्यान से। N2 देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, सुन लो ध्यान से। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, ध्यान से देखना। बैक्टीरिया की, क्या आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन वर्ड का मतलब पता है सबको? क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन वर्ड का मीनिंग पता है आपको? बोलो, क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन वर्ड का मीनिंग पता है आपको? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको NH3 में कन्वर्ट करना। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट करना, उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। वो दो लोग कर सकते हैं, एक बैक्टीरिया कर सकता है और दूसरा आपका साइनोबैक्टीरिया कर सकता है। बैक्टीरिया देखो नाइट्रोजन फिक्स दो तरीके से करता है, फोकस करो बेटा, फोकस करो। देखो, मान लो ये सॉइल में बैक्टीरिया रह रहा है, तो इसने जो नाइट्रोजन ली उस नाइट्रोजन को लेकर अमोनिया सॉइल में बना दिया, इसे कहते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया का मतलब उसने अमोनिया सॉइल में बना दिया। एक दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को लेकर रूट में अमोनिया बनाते हैं, ये दूसरे बैक्टीरिया, इन्हें कहते हैं सिम्बायोटिक। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बैक्टीरिया दो तरीके से होता है, एक होता है फ्री लिविंग, फ्री लिविंग का मतलब सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, दूसरा प्लांट की रूट में कर रहा है, उसे सिम्बायोटिक कहते हैं। दो तरह का बैक्टीरिया होता है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। तो मेरे पास फ्री लिविंग में कौन आएगा बेटा? फ्री लिविंग में आएगा, देखेंगे ध्यान से, फ्री लिविंग में कौन आएगा और सिम्बायोटिक में कौन आएगा। क्या आपने नाम नहीं पढ़े सिम्बायोटिक वालों के? सिम्बायोटिक में आपने दो नाम पढ़े हैं क्लास 11th में, अगर नहीं पढ़े तो लिख देता हूं। एक पढ़ा है राइजोबियम, राइजोबियम जो फिक्स करता है नाइट्रोजन इन पी प्लांट। पी प्लांट को कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट बेटा, जो लेग्यूम होता है पल्सेस वाले उनमें। दूसरा हमारे पास क्या होगा, राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। एक फ्रैंकिया होता है, फ्रैंकिया वो फिक्स करता है नाइट्रोजन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, दूसरे तरह के प्लांट है नॉन लेग्यूमिनस वाले। कौन सा एग्जांपल है उनका? उनका एग्जांपल है एल्नस और कैसियोरीना। ये एग्जांपल है एल्नस और कैसियोरीना। क्या आपको ये समझ आ रहा है? बोलो। हाँ हाँ, ये चीज हो गई। फ्री लिविंग वाले कौन से हैं बेटा? फ्री लिविंग वाले के कुछ नाम लिख रहा हूं। एक जो एरोबिक है, एरोबिक में याद करो एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम, ये कर लो। एक और नाम एनसीईआरटी ने 11th में दे रखा है बेजरनीकिया। एनएरोबिक में रोडोस्पिरिलम कर लो। एनएरोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के नाइट्रोजन फिक्स करता है, रोडोस्पिरिलियम। देखो बेटा, रोडोस्पिरिलियम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? व्हाट इज मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके जमीन में लाना। कैसे कर सकते हो? बैक्टीरिया कर सकता है, साइनोबैक्टीरिया कैसे करेगा? फ्री लिविंग होता है, सिम्बायोटिक होता है। फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक दोनों तरीके का होता है। फ्री लिविंग में कौन सा है? एरोबिक है और एनारोबिक दोनों हो सकता है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन आसपास रहेगी तो करेगा। एनारोबिक का मतलब है रोडोस्पिरिलियम। रोडोस्पिरिलियम क्या नाम है? बैक्टीरिया का नाम। दूसरा सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक वाला क्या करता है बेटा? नोड्यूल बनाता है। नोड्यूल क्या होते हैं देखो जरा, आपके पास ये प्लांट है, देखो दिस इज प्लांट, इसकी लीफ है मान लो, इसकी जो रूट है मेरे पास ना नीचे रूट, इस रूट में इस तरीके से गांठ जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा मोटा मोटा कैसा स्ट्रक्चर है, इसको नोड्यूल कहते हैं। ये पिंक कलर का दिखेगा, क्लियर है बेटा? तो मैंने लिख दिया, यही नोट्स है, इसके अलावा जरूरत नहीं। 100% आपका क्वेश्चन बनेगा नीट में और आपके स्कूल के एग्जाम में। मैं सर ये वाला चैप्टर तो प्रॉपर लिख रहा हूं आपके लिए, उसके अलावा बेटा और दूसरा मैंने आपको जो दिया नोट्स उसमें कुछ शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहां से लिख लो। ये मैंने बैक्टीरिया के बारे में बता दिया। अब आ जाओ जरा साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। देखो भाई, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या है? किसी को पता है? साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या है? और नया कौन सा है, पुराना कौन सा है बेटा? पिंक होता है उसकी वजह से लगे हेमोग्लोबिन। पुराना नया, पुराना नया क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया के नाम, पुराना नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। वो पुराना नाम था, बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल हिंदी में कहते हैं। अच्छा भाई, साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? दो काम करता है, दो रोल करता है, एनसीईआरटी लिखती है। एक फोटोसिंथेसिस, अगर कोई चीज फोटोसिंथेसिस करती है तो वो क्या कर रही है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या कर रही है? प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कर रही है। दूसरा बी, फर्स्ट हो गया फोटोसिंथेसिस, दूसरा N2 फिक्सेशन करता है। क्या करेगा? N2 फिक्सेशन करेगा, सही है, N2 फिक्सेशन करेगा। समझ लो, खाना बनाना, खाना भी बनाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है। आपको कौन से नाम याद करने हैं? कौन से नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया आपको पता होनी चाहिए आपके सिलेबस से? सुन लो ध्यान से बेटा, कौन से साइनोबैक्टीरिया के नाम आपको पता होने चाहिए, याद कर लो। एक है नोस्टॉक, नोस्टॉक पता होना चाहिए। एनाबीना पता होना चाहिए, याद करो नाम इनके। एक याद होना चाहिए ऑसिलाटोरिया, और एक आपको याद होना चाहिए स्पिरुलिना। आपको ये चार नाम याद होने चाहिए, ठीक है बेटा? नोट्स वो हैंड रिटन दिए थे नहीं दिए थे आपको, जिसके में थोड़ा सा लगा था कि लिखा हुआ कुछ कम है, हल्का हल्का मिसप्रिंट सा था ना। हाँ, ये चार नाम आपको याद होने चाहिए, इसके अलावा आपको नहीं चाहिए नाम बेटा। देखो ध्यान सुनो, देखो कहां कहां होते हैं। देखो, साइनोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक होता है। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक होता है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक होता है, दोनों होता है। देखो, अगर मैं कहता हूं फ्री लिविंग, तो फ्री लिविंग तो इनमें से मेरे पास जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उनमें मेरे पास नोस्टॉक है और एनाबीना है। सिम्बायोटिक में देखो एग्जांपल जरा, सिम्बायोटिक में देखो, आपने बेटा एक प्लांट देखा है जिसका नाम फर्न है, ऐसा इस तरीके का प्लांट होता है, इसका नाम फर्न होता है, फर्न। उस फर्न का एक एग्जांपल है अजोला। अजोला क्या है बेटा? टेरिडोफाइट है, फर्न है।
टेरिडोफाइट में ग्रुप होता है फर्न, टेरिडोफाइट है फर्न है। अजोला की लीफ में लीफ हैव एनाबीना, लीफ में एनाबीना रहता है, तो हम क्या करते हैं अजोला की लीफ को काट के फील्ड में डाल देते हैं, उसमें नाइट्रोजन आ जाता है फील्ड में। आ रहा समझ बेटा? अजोला एक फर्न है, टेरिडोफाइट है, उसकी लीफ में एनाबीना रहता है, हम अजोला की लीफ को एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास बेटा, दूसरा मेरे पास ऑसिलाटोरिया राइस फील्ड में यूज करते हैं। आपको याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया से कैसे अलग है, ये दो काम करते हैं, नाइट्रोजन तो फिक्स करते ही करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये क्या है बस करो, कहां जाएगा भाई? हाँ एनसीईआरटी ना पढ़ाऊं? ये बोल दूं ये खुद कर लेना, आसान है, 11th में पढ़ा था। आप क्यों पढ़ोगे? नहीं पढ़ाना पड़ेगा बेटा, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। तुम ये ना कहो कि सर आपने कराया नहीं था इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, करा सारा देंगे आपको, मकारी नहीं करने देंगे आपको बिल्कुल भी। इधर आ जाओ, आओ यहाँ पे फंजाई की बात कर रहे हैं, फंजाई की बात कर रहे हैं बेटा। माइकोरिजा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं माइकोरिजा को लेकर, ठीक है? लास्ट 2-4 मिनट देखो माइकोरिजा क्या होता है, चलो देखो माइकोरिजा क्या होता है, सुनो ध्यान से। देखो जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो जिन सॉइल में रहते हैं उन सॉइल में उतना मिनरल नहीं होता, बड़े बड़े ट्रीज के आसपास उतना मिनरल नहीं होता, तो कुछ फंगस होती है, फंजाई, ये फंजाई है, ये आसपास से मिनरल एब्जॉर्ब करके और पानी एब्जॉर्ब करके देती है। तो ये मेरे पास फंजाई हो गई और ये हो गई रूट ऑफ हायर प्लांट। रूट ऑफ हायर प्लांट का मतलब हो गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कौन कौन हो गया बेटा? जिम्नोस्पर्म जैसे कि पाइनस, एंड एंजियोस्पर्म जैसे कि ऑर्किड। ऑर्किड नॉन एंडोस्पर्मस होता है, याद कर लेना, ये हो गया। तो हम यहां पर बिल्कुल एक चीज कह रहे हैं बेटा, आपको बिल्कुल यहां पर एक चीज कह रहे हैं कि व्हाट इज माइकोरिजा। माइकोरिजा एसोसिएशन का ऑर्गेनिज्म नहीं है, माइकोरिजा, माइकोरिजा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, माइकोरिजा एसोसिएशन का नाम है। एसोसिएशन जुड़ाव, एसोसिएशन बिटवीन फंजाई जो क्या करती है, वाटर प्लस मिनरल एब्जॉर्ब करती है एंड गिव इट टू प्लांट, प्लांट को देती है। एंड प्लांट जो क्या देता है, गिव शुगर एंड नाइट्रोजन, ये ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में लिखा हुआ है, शुगर एंड नाइट्रोजन टू फंगस। अब ये सवाल आता है कि फंजाई तो बहुत सारी होती है, ईस्ट भी फंजाई है, कौन सा जीनस माइकोरिजा बनाता है फंगस का? ग्लोमस। तो ग्लोमस जीनस जो है ऑफ फंजाई मेनली फॉर्म माइकोरिजा, मेनली फॉर्म माइकोरिजा। तो माइकोरिजा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, इन दोनों के बीच की एसोसिएशन है। अरे स्पेलिंग चेक कर लियो भाई, क्लियर? इधर देखो एग्जांपल देखो, इसके रोल देखो, रोल देखो, हाँ ध्यान से देखो बेटा, रोल देखो, पहला रोल, इट प्रोवाइड मिनरल, कौन सा? मेनली फास्फोरस, मेनली फास्फोरस देता है। इट प्रोवाइड मिनरल मेनली कौन सा? फास्फोरस, बी। ये मिनरल देता है मेनली फास्फोरस, समझ लो ध्यान से, मेनली फास्फोरस देता है। दूसरा, इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम रूट बॉर्न पैथोजन, रूट बॉर्न पैथोजन, क्लियर है? क्लियर, पैथोजन से बचाता है, मतलब रूट में कोई और दूसरा पैथोजन होगा उससे बचाएगा। तीसरा काम क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम सैलिनिटी, प्रोटेक्ट फ्रॉम सैलिनिटी, अगर नमक ज्यादा है ऐसी सॉइल में भी ग्रो करने में मदद करता है प्लांट को। क्लियर, ये चीज समझ लो ध्यान से। और किससे प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्रॉट, पानी की कमी से। तो ये रोल है बेटा माइकोरिजा के। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइकोरिजा? फंगल एसोसिएशन विद रूट ऑफ हायर प्लांट। माइकोरिजा बनाने वाली फंजाई का जीनस ग्लोमस। माइकोरिजा मेनली क्या मिनरल एब्जॉर्ब करता है? फास्फोरस। समझ आ ये चीज पूछेगा। और प्लांट उसे क्या देता है? शुगर और नाइट्रोजन देता है। ये प्लांट को क्या देता है? पानी और मिनरल देता है। जिम्नो एंजियोस्पर्म दोनों माइकोरिजा बनाते हैं। एक जिम्नोस्पर्म का नाम पाइनस है जो माइकोरिजा बनाता है, एंजियोस्पर्म में तो बहुत सारे, उसमें से एक ऑर्किड है। क्या याद क्लियर है? रूट बॉर्न पैथोजन का मतलब सैलिनिटी, मतलब देखो पानी एब्जॉर्ब करके दे रहा है, ठीक है? वहां एक्सेस सॉल्ट होगा, वो प्लांट को उससे नुकसान होने नहीं देगा। एक्चुअली क्या होता है, अगर सॉल्ट ज्यादा होता है तो पानी खींचना मुश्किल होता है, ये उससे बचाता है। दूसरा क्या है कि प्लांट के आसपास अगर कम पानी भी है तो फंजाई क्या करता है? आसपास से पानी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। तो ड्रॉट मतलब पानी की कमी, सैलिनिटी मतलब एक्सेस सॉल्ट, और मेरे पास फास्फोरस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर है? टॉलरेंस वही होता है बेटा, स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस मतलब टॉलरेंस मतलब टॉलरेट कर रहा है प्लांट को ना। नेक्स्ट चैप्टर बेटा इकोलॉजी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो रिलेटेड सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसके साथ हम वो पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह को। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका, अभी इसके बाद जो लेक्चर होगा वो स्टार्ट करेंगे। वो चीज क्या चीज स्टार्ट करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस रिवाइज कराना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जब तक कुछ खा पी लो, ब्रेक के बाद मिलते हैं, है ना बेटा? पीछे आवाज आ रही है तो घर में लोग नहीं रहते हैं, बच्चे हैं छोटे, खेलते रहते हैं ना, खेलेंगे नहीं? भगा दो सबको, कैसी बात कर रहे हो? मक्कार टाइप के बालों को तुम, हैं? ठीक है। हाँ मैं टायर्ड तो हूँ बेटा, बहुत सारी क्लासेस होती हैं दिन में, लास्ट क्लास होती है 9:30 की, तो आज ही है जो, है ना? वैसे आज 4-5 क्लासेस पढ़ा लेते हैं एक बार तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, इसको एंड करते हैं सेशन को, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, वहां पर हम पढ़ेंगे। और क्या नाम है, 9:15 या 9:20 आपको टाइम रखा हो, जो टाइम रखा हो उसी पे ज्वाइन करेंगे और स्टार्ट कर लेंगे। प्लीज मत करना, अगर आपको पढ़ना होगा सीरियसली आना, सारी चीज सुनना ध्यान से, कॉपी पेन साथ लेके क्या क्या लेके आओगे? एनसीईआरटी अपने पास रखोगे, अपने नोट्स साथ रखोगे जो आपने लिखे में, और साथ में आप अपने क्या रखोगे? एनसीईआरटी। इन तीनों को चीज को लेकर बैठो, पढ़ाते हैं आपको ना, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच, बाय।